नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगवाकार और समाज सुधारिका हमारे साथ मौजूद हैं मेधा पाटकर, जो सीतापुर पहुंची हैं और आपका जीवन नदी और जल से बहुत ताल्लुक़ रखता है। सीतापुर भी ऐसा इलाका है जहां पर लोग नदियों से प्रभावित हैं। कटान हो या फिर बाढ़ हो, हर साल लाखों आबादी उससे ग्रसित होती है। तो सीतापुर पहुंची हैं और बाढ़ प्रभावित इलाके का भी दौरा करेंगी 2 दिन तक। उन्हीं से जानेंगे कि इससे बचाव का क्या तरीका है और जो आखिर क्या ऐसी बात है जो नदियां धीरे धीरे कटान करती ही जा रही हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं वो कितनी कारगर होती हैं। देखिए, आज मैं यहाँ हूँ जबकि नर्मदा में भी बाढ़ आई है और नर्मदा की एक उपनदी कारम, जहाँ बांध टूटने लगा, दरारें आई और उसका भ्रष्टाचार और उसका अन्याय उजागर हो गया है। लेकिन ये तय था तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। लेकिन यहाँ ये पूरे क्षेत्र में सालों पहले भी जो देखा था वो बहुत ही गंभीर स्थिति है। एक तो गंगा की भागोन जैसा जो बंगाल के मालदा जैसे ज़िले को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ के क्षेत्र में भी नदियों के उपनदियों का जो जाल होता है, उसके जो एक प्राकृतिक प्रवाहों के मार्ग होते हैं, उसकी दखल न लेते हुए पर्यावरणीय व्यवस्था होती है जल जंगल ज़मीन की, और नदियों की घाटी एक व्यवस्था होती है कि इकाई मानकर उसको सोचकर उसके आधार पर विकास का नियोजन होना चाहिए। लेकिन उसकी दखल नहीं लेती है सरकारें, उसकी जांच पहचान भी नहीं करती है। ये हमें अनुभव है और यही इस क्षेत्र में भी होता हुआ यहाँ की जनता भुगत रही है। कटान क्यों होता है? शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी जल संग्रहण क्षेत्र से। जिस जल संग्रहण क्षेत्र से जो हज़ारों चौरस किलोमीटर का रहता है, तापी का 64,000 चौरस किलोमीटर, नर्मदा का 1,00,000 चौरस किलोमीटर, लेकिन हर उपनदी का भी जो जलग्रहण क्षेत्र होता है उसके साथ जो खिलवाड़ होती है, उसके कारण नदियों को, एक युवती को आप बंधक बना के बांध के रखेंगे तो उसको उछल कर अपनी आज़ादी पानी पड़ती है। वैसे नदी को भी अपना मार्ग बदलना पड़ता है। और नदी के अंदर के अतिक्रमण, ये भी एक बहुत महत्व का मुद्दा बन गया है। गुजरात में विश्वामित्री नदी पर हो या महाराष्ट्र में कोल्हापुर में कृष्णा नदी के घाटी में हो, जगह जगह पूंजीपतियों के या उच्च वर्गीयों के खास करके अतिक्रमण है। वो पानी के प्रवाह को रोकते हैं तो पानी निकलता है कहीं भी और बाढ़ लाता है, उसका स्तर बढ़ता है। गरीब बस्तियां अगर नदी के किनारे हैं तो उनको उजाड़ना आसान होता है और अधिकांश गरीब ही भुगतते हैं, छोटे मझोले किसान हो या भूमिहीन मजदूर हो, और सरकार को इसकी दखल लेने की ज़रूरत नहीं लगती है। नहीं, तो क्या माना जाए जो ये परियोजनाएं चलती हैं, जो बेसिक बांध बनते हैं, ये बाधा है, ये नहीं होना चाहिए। बड़े नदियों पर बड़े बांध, ये तो अब आउटडेटेड जल नियोजन का मार्ग बना है। अभी कई सारे देशों में बड़े बांधों पर तो बंदी डाली गई है। 1994 से अमेरिका ने बड़े बांध बनाना बंद कर दिया। उसके जो प्रमुख थे डैनियल बियर्ड, उनके साथ मैं जब वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स, विश्व बांध आयोग की एक आयुक्त थी, तो बहुत ही गहरी चर्चा हुई थी और उनका खास ये कहना था कि हम केवल एक सैल्मन फिश, एक आधी मछली बचाने के लिए, यानी केवल पर्यावरणीय मुद्दों पर बांधों की बात को नहीं रोक रहे हैं। हमने मॉरेटोरियम यानी क्या बोलते हैं, बंदी रखी, वो पूरे लाभ हानि के विचार के आधार पर। तो बड़े बांधों की बात अब तो पीछे पड़ रही है और यूरोप के देशों ने अभी तक 4,900 बांध तोड़ दिए हैं, अमेरिका ने 1,000 बांध तोड़ दिए हैं। और नदियों को अविरल और निर्मल बहने दो, ये बात केवल गंगा के बारे में नहीं तो पूरे दुनिया के नदियों के बारे में उठ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है समझना कि बड़े बांधों के अवरोध से लगता है कि एक जलाशय बनता है तो बड़ा जल संभार उपलब्ध होता है और उससे बहुत लाभ होते हैं, लाभार्थी बनते हैं,
लेकिन कोई भी बड़े बांध बनने के बाद पुनर्विचार नहीं करते हैं लाभ हानि पर, और इसीलिए चित्र सामने आता नहीं है जो सच्चाई होती है। और सच्चाई यही होती है कि लाभ सही नहीं निकलते हैं। नर्मदा के सरदार सरोवर के बिजली के लाभ से ही केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को बख्शना था, और इसके लिए महाराष्ट्र के 33 आदिवासी गांव ही नहीं, मध्य प्रदेश के 193 जिनमें बड़े बड़े मैदानी गांव भी है, एक नगर भी, वो सब बर्बाद करने का मुद्दा बना और मंजूरी मिली। लेकिन आज बिजली नहीं बन रही है। बिजली के बदले दोनों राज्य अब गुजरात से झगड़ कर करोड़ों रुपयों की, सैकड़ों करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। तो ये जो एक पोस्ट फैक्टो विश्लेषण होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए सही में देश की जनता के और जनप्रतिनिधियों के सामने भी एक चित्र नहीं आया है कि इस देश में बड़े बांधों ने क्या हासिल किया, और इनके बदले अगर विकेंद्रित जल नियोजन का, और जल नियोजन में जल के साथ ज़मीन, जंगल, हरा आच्छादन सब कुछ जोड़कर अगर नियोजन होता तो कितना लाभ सही लोगों तक पहुंचता। नहीं तो ये बांध कहते हैं हम इस छोर का पानी उस छोर लेके जाएंगे, लेकिन क्या हालत हुई है कच्छ की, गुजरात के, जहाँ पानी जाने के लिए इतनी बड़ी डूब, पीढ़ियों पुरानी आदि मानव से और पहले एशिया के किसान से बनी हुई नर्मदा की संस्कृति बर्बाद करना क्यों तय हुआ। लेकिन कच्छ में क्या हुआ, आज अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया कैनॉल का, लेकिन छोटी नहरों का जाल बना ही नहीं है। तो कंपनियों को ही पानी जा रहा है, कच्छ के अडानी के थर्मल पावर प्लांट को जा रहा है, लेकिन 24 घंटे में उद्घाटन के बाद टूट पड़ा। तो ये जो हकीकत है, इसमें भ्रष्टाचार भी है निर्माण के कार्य में, जो आम रूप से दिखते हैं, क्योंकि योजना एक कमाई का साधन बन गया है। पर इसमें विकास की सोच में जो कमजोरी है, जो कमी है, और उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए, मतलब अवैज्ञानिक रूप से भी और कानून के खिलाफ जाकर गैर कानूनी रूप से भी जो नियोजन आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें कमाई वोट बैंक की हो या प्रत्यक्ष पूंजी की हो, यही आधार होता है, उसका नतीजा इस प्रकार से भुगतना। ये बताइए कि नदी बची रहे, जल बचा रहे, ग्रामीण लोग जो नदियों के किनारे सुरक्षित रहें, ऐसा क्या सरकार को करना चाहिए? सबसे पहले तो इकाई क्या रहेगी नियोजन की, ये तय होना चाहिए। हमने वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की हमारी बड़ी रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं कि कोई भी लाभ नहीं होता बड़े बांधों से, योजनाओं से, लेकिन वो लाभ सही ज़रूरतमंदों तक, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हो, एरिड जोन हो, उन तक पहुंचता नहीं है। तो ज़रूरी है कि स्थानीय इकाई, जो केवल गांव की नहीं हो सकती है, शहर की नहीं हो सकती है, वो एक इको सोशल इकोनॉमिक इकाई चाहिए, और इसीलिए एक वाटरशेड देखना पड़ेगा। तो मिनी एंड माइक्रो वाटरशेड से लेकर मैक्रो वाटरशेड तक एक प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से नियोजन होना चाहिए। नहीं तो हम लोग बूंद से नियोजन करने के बदले अगर बड़े जलाशय से नियोजन करते हैं और पूरी नदी घाटी को एक इकाई मानते हैं, या उसके भी आगे जाकर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, मतलब इंटर रिवर बेसिन ट्रांसफ़र, यानी नदी जोड़ योजना के द्वारा नदी की एक घाटी से दूसरे घाटी में पानी ले जाने की बात करते हैं, तो ये पूर्णतः अवैज्ञानिक साबित हो रही है। और विदेश में कई देशों ने, खास करके यूरोप के देशों ने सबसे पहले ये बात समझी और इंटर रिवर बेसिन ट्रांसफ़र को मनाही कर दी। लेकिन भारत, जो टेनेसी वैली से हमारे नियोजन चालू हुए बड़े बांधों के द्वारा, भाखरा नानगल बना, भाखरा नानगल के लाभ क्षेत्र में अभी कल मैं थी हरियाणा के, तो पानी कितना आया है, कितना नियमित रूप से मिलता है। ऊपर अगर पंजाब से आते हुए पंजाब के किसानों ने लिया ज़्यादा तो नीचे नहीं पहुंचता है। ये सब स्थिति सामने आती है। और रोहतक जैसा क्षेत्र जिसके नाम पर भाखरा नांगल का खास मुद्दा बना था, वो भी वंचित ही रहता है। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखरा नांगल को कभी आधुनिक मंदिर कहा था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के मेमोयर्स का आधार लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में बात रखी थी। उसमें उन्होंने साफ कहा था कि दिस इज़ डिसीज ऑफ जाइजेंटिसिज्म, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीन जाके आए थे और चाइना में उन्होंने जो देखा था कि कैसे बड़े बांध नहीं, छोटे बांध, छोटे माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स भी, जो एक
हमने भी करके दिखाया, जिस पर स्वदेश नाम की फिल्म बनी नर्मदा घाटी में। तो यही रास्ता है और वही वी.आर. कृष्णा अय्यर जी जैसे भी बार बार कहते रहे। मुझे लगता है कि ये जो एक विकेंद्रित नियोजन की बात है वो केवल जल तक सीमित नहीं है। पूरे संसाधनों के आधार पर बुनियादी ज़रूरतें पहले पूरी करना, प्राथमिकता सबसे ज़रूरतमंद समाज को देना, ये अगर हमारा सपना है तो हमको एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की केवल घोषणा नहीं सुननी है, हमको आत्मनिर्भरता एक छोटी से छोटी इकाई में जहाँ तक अधिकाधिक संभव हो वो लानी है। वो स्वयं पूर्णता नहीं होगी पर स्वावलंबी तो नियोजन निश्चित हो सकता है। और गांधी जी का, कुमारप्पा का यही सोच थी जिसको आज देश ने केवल बाजारी और जागतिक वैश्विक बाजारीकरण, कंपनीकरण के कारण ही छोड़ दिया है। हम लोगों को अगर प्रकृति बचानी है, स्वावलंबन और संप्रभुता केवल राष्ट्र के स्तर पर नहीं पर छोटे से छोटे सामाजिक इकाई के स्तर पर हासिल करनी है। और हमको अगर प्रकृति बचाना मतलब ऑक्सीजन बचाना, वायरसों से बचना, सुनामी जैसी बाढ़, तूफान, ओखी हो कि अम्फी हो कि महाराष्ट्र का निसर्ग हो जो बार बार हर दूसरे साल आता रहा है, उससे गरीबों को और हम सबको बचाना है, तो हम लोगों को अपनी पूरी प्रणाली विकास की और विकास की अवधारणा भी बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो पूरी प्रणाली बदलनी पड़ेगी अगर नदियों को बचाना है, नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को बचाना है, ये कहना है मेधा पाटकर जी का। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप नदियों से आपका बहुत ताल्लुक़ रहा है और वहाँ के लोगों को आपने उनकी जो दिनचर्या है उनको भी देखा है। नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनको क्या ज़रूरत होती है और सरकार क्या उनको उनकी उस समय की ज़रूरत को मुहैया करा पाती है? सरकार तो जनता का सोच ही नहीं रखती है। नहीं तो जिनको हम राइपेरियन कम्युनिटीज़ कहते हैं, मतलब नदी किनारे पीढ़ियों से बसे हुए समुदाय और समाज, जिनमें किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, जिनमें नावड़ी चलाने वाले होते हैं, जिसमें मछुआरे होते हैं, जिसमें पशुपालक होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र ही आगा पर ले लें, सतपुड़ा या विंध्य का, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का या उत्तराखंड का, तो पहाड़ के साथ नदियाँ रहती हैं, निकलती ही है पहाड़ों से। उनियमगिरी के पहाड़ से निकलने वाली नदियों को कैसे बचाना संभव हुआ? सुप्रीम कोर्ट के केस राधाकृष्णन जो जस्टिस थे, उनके फैसले से जब ग्राम सभाओं को अधिकार दिया कि आप बताइए अगर आपको वेदांत कंपनी का आक्रमण वहाँ का कंपनी का कारण मंजूर है तो, और ग्राम सभाओं ने नकार देने पर वो कार्य रोकना पड़ा। लेकिन ये जो पूरी एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है वो सरकार नहीं करती, इसलिए लोगों को पूछा नहीं जाता, बताया नहीं जाता और ऐसे ही उखाड़ा जाता है। अभी जो धार जिले में मध्य प्रदेश के कारम बांध टूटा है, उसमें किस प्रकार के काली कपास की मिट्टी से इतना मध्यम दर्जे का बांध बनाया और थोड़ा सा ही पक्का और बाकी सब कच्चा, और उसमें दरार आने के बाद अब नीचे वास के लोगों को, 11 गांव के हजारों को किस प्रकार से पुलिस को लाकर हटाना चाहा और ऊपर पहाड़ी पर पटका दिया, पर विस्थापितों को भी जिस प्रकार से हटाया, जल्दीबाजी में ई टेंडरिंग के साथ जलाशय का ठेका देकर और उसको बढ़ाकर, ये अगर आप देखेंगे तो बहुत से परियोजनाओं में आज यही हो रहा है। इन्होंने पर्यावरण मंत्रालय हो कि सेंट्रल वाटर कमीशन हो, अगर जल विद्युत का प्रकल्प है तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हो, ये जो कानूनी तरीके से संरचना बनी हुई है उसके भी अगर सहयोग नहीं लिया, उसकी सहमति भी केवल राजनीतिक और आर्थिक दबाव प्रभाव में ले ली, वो भी सशर्त मंजूरी ले ली, और शर्तों में जो अभ्यास पूरे करने थे, जो नियोजन करना था वो न करते हुए योजनाएं आगे ढकेली, तो कैसे बचेगी प्रकृति और लोगों को भी बचाना कैसे संभव होगा? तो सबसे पहले लोगों का अधिकार उनके संसाधनों पर मंजूर करना चाहिए। आज वन अधिकार भी छीन ले रही है सरकार। 1980 का कानून बदलकर केंद्र में बैठकर वन दे सकते हैं किसी को भी, वो चाहे बाबा रामदेव जी को दे दे या अडानी को दे दे, पर वन निवासी जो पीढ़ियों से रहे हैं उनको पूछे बिना इस प्रकार से उनका जीने का आधार हस्तांतरित करना, ये बहुत ही बड़ा हल्ला है, आघात है।
तो ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जल की छोटी से छोटी इकाई, उससे नियोजन शुरू होना चाहिए। और विकेंद्रित रूप में तालाब आज भी खड़े हैं तालाब। ये अनुपम मिश्र जी की किताब अगर देखेंगे तो जिसको राजस्थान में जोहड़ कहा जाता है, ऐसे तालाबों से जो चाणक्य के समय भी इस देश में सबसे ज़्यादा बने थे, हम लोग बरसने वाले पानी का अगर 15% भी परकोलेट होने दे और नीचे के भूजल में जो सबसे बड़ा सरोवर है उसमें अगर भर के रखे तो निश्चित रूप से जहाँ ज़रूरत है वहीं पानी मिलेगा और भूजल में पानी का साठा बिना विस्थापन के हम कर सकते हैं। सरकार तो अमृत सरोवर बना रही है। अमृत काल भी उनका ही है, अमृत महोत्सव भी उनका है, लेकिन अमृत शब्द आज मृत होती रही प्रकृति के साथ जुड़कर हम नहीं ले सकते हैं। ज़रूरी है कि जो भी सरोवर बनता है वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके नीचे जो उपजाऊ ज़मीन खेती की जाती होगी तो उसको बचाना चाहिए। अगर पीढ़ियों के बसे हुए लोग बेघर, बेदरबार, बेरोजगार होते हैं तो उससे बचना चाहिए। और इसीलिए विस्थापन हो तो क्या है, हम पुनर्वसित करेंगे। ये आश्वासन आज जो झूठा साबित हुआ है, भाखरा नांगल के लोग भी सभी पुनर्वसित नहीं हैं। सरदार सरोवर एकमात्र बांध है जहाँ 50,000 परिवारों का पुनर्वास हुआ, तो उसमें 20,000 लोगों को जमीन का हक मिला, 5 एकड़ प्रत्येक ही। पिता को मिला तो बेटे को भी स्वतंत्र मिला, महिला खातेदारों को मिला। लेकिन आज भी वहाँ जो 1,000 से अधिक परिवार बचे हैं, हमको 37 साल कल 16 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ रहूँगी नदियों के बीच तो नर्मदा आंदोलन का पूरा 37 साल का इतिहास याद करते हुए यही कहूँगी कि पुनर्वास लेना आसान नहीं है। इतना कड़ा जीवट संघर्ष हर नदी घाटी के लोग नहीं कर सकते हैं। और सरकार जबकि केवल ज़मीन मालिकी देखकर ही कुछ लाभ देती है, तो बहुत सारे लोग जिनके पास कागज़ नहीं होते, जिनके पास कानून के अमल के बिना एक हकदारी नहीं होती है, उनको वंचित छोड़ते हैं। इनकी समझ भी नहीं होती है कि भूमिहीन कितने प्रकार के एक एक गांव में बसते हैं, चाहे लोहार हो, सुतार हो, दर्जी हो, नावड़ी चलाने वाला हो, कुम्हार हो, केवट हो, लेकिन वो सब भुगतते हैं। तो मुझे लगता है कि नदियों को ये साथ खिलवाड़ नहीं करना। बड़ी नदियों पर बड़े बांध तो बनाना इतने देशों ने छोड़ दिया है, तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। और नदी घाटी को इकाई मानना है, लेकिन उसके तहत सबसे पहली इकाई ये छोटी से छोटी वाटरशेड यही हो सकती है। और उस जलग्रहण क्षेत्र में हम लोग काम करते हुए फिर आगे का जलग्रहण क्षेत्र देख सकते हैं। पर जो पूंजी का आज भार है और उसके कारण विश्व बैंक से पैसा आया है तो बांधों को आगे बढ़ाओ। विश्व बैंक ने भी हमारे वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स के रिपोर्ट के बाद प्रत्येक परियोजना को अलग अलग फंड देना बंद कर दिया। लेकिन वो जो इरिगेशन सेक्टर को या वाटर रिसोर्स सेक्टर को, यानी जल के क्षेत्र को फंड देते हैं, वो फंड बड़े बांधों पर कितना लगता है, छोटे पर कितना, क्या विकास की अवधारणा करता है, ये देखते ही रहते हैं लोग। समझ में भी नहीं आता है, जानकारी भी नहीं पहुंचती। महाराष्ट्र के 3 जिलों में पिछले साल जो इतनी भयावह बाढ़ आई, उसका सबका अभ्यास करके हमने रिपोर्ट पेश की है। एक जन जल विकास परिषद ली, उसमें 3 मंत्री ठाकरे सरकार के बहुत ही संवेदना और संवाद के साथ जो हमसे पेश आते थे वो शामिल हुए। लेकिन आज तक उनमें हमारी जो सिफारिशें रही, कई सारे तज्ञों के साथ हम कार्यकर्ता जुड़कर, उसका पूरा अमल नहीं होते हुए सरकार बदल गई है। तो इस प्रकार की एक आधी अधूरी बात छूट जाती है। जब तक इसकी चर्चा विधानसभा लोकसभा में तो होती ही नहीं है, तो जनता उठाती नहीं, जन संसद जैसी जगह जगह नदी घाटी की बनती नहीं है। और नदी घाटी में राज्यों के बीच में जो विभाजन होता है, जैसे केरल का मुल्ला पेरियार डैम, केरल और तमिलनाडु का झगड़ा चालू ही रहता है। कृष्णा नदी के बांध, कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा चालू ही रहता है। तो ये अंतर्राज्य विवाद निपटारा करने की बाद भी ट्रिब्यूनल्स जो लवाद या न्यायाधिकरण बनते हैं, उनसे भी नहीं होती है। हो सकती है वो जनता और जनता के बीच के संवाद से। और इसीलिए जन आंदोलन का महत्व इस जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पर अहम है, ये मुझे लगता है। बिल्कुल। तो देखिए, जल है, जंगल है और इंसान है, कैसे उनको, ज़मीन है, उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। और
इसके लिए मेधा पाटकर का सरकार को सुझाव भी है, क्योंकि लंबे समय तक आपने आंदोलन किया है, उनके बीच में आप रहती हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत सारी ज़मीनी चीज़ों से आप वाकिफ़ भी हैं और यही सुझाव सरकार को भी देती हैं और कई बार उन्होंने सिफारिश भी की। लेकिन सिफारिश पर अमल कितना होता है, ये बड़ा सवाल है और यही कारण है कि जब अमल नहीं होता है तो वो जो दिक्कतें हैं जो आज सामने आ रही हैं वो बराबर बनी हुई हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू चौहान और पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।